कि नीतीश कुमार दिल्ली गए और बिल्कुल नड्डा बिहार में कई बार आ चुके हैं। अब ये कहा जा रहा है, नीतीश के दिल्ली जाने को जोड़ा जा रहा है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव समय से पहले हो सकता है या नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं। राजद की बड़ी जानकारी आपके पास रहती है गोपनीय, क्या कुछ खिचड़ी पक रहा है? बिल्कुल, नीतीश कुमार जो दिल्ली गए हैं वो राजनीतिक कारणों से नहीं गए हैं। अच्छा। आंशिक तौर पे राजनीतिक कारण है, लेकिन शारीरिक तौर पे वे अस्वस्थ हैं। आंख में उन्हें समस्या है और आंख दिखाने के लिए गए हुए हैं। दूसरी बात, मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं कि निश्चित तौर पे बिहार में विधानसभा का उपचुनाव होगा। भाजपा तैयार नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार की हार्दिक इच्छा है कि बिहार के भीतर जो आम चुनाव होना है वो बिफोर हो, दिसंबर में ही समय से पहले हो। बिहार विधानसभा, दिसंबर में ही बिहार विधानसभा का आम चुनाव हो जाए झारखंड और महाराष्ट्र के साथ। लेकिन भाजपा तैयार नहीं है। हो सकता है कि नीतीश कुमार इस सिलसिले में भी दिल्ली गए हों कि 7-8 महीना पहले ही बिहार विधानसभा चुनाव आम हो जाए, पूरी तरीके से खास हो जाए। क्योंकि नीतीश कुमार को एक टीस है कि मेरे पास विधायकों की संख्या कम है। लेकिन नीतीश कुमार जो दिल्ली गए हैं, दो कारण है, स्वास्थ्य और राजनीतिक। मनोज जी ने अभी कहा कि स्वास्थ्य के कारण से और राजनीति के कारण से, तो काफी हद तक इस बात में दम है। लेकिन अब समस्या यह है कि नीतीश कुमार की शख्सियत ऐसी हो गई है कि वो जहानाबाद जब गया भी चले जाएंगे तो मरमरिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि बार बार स्टैंड बदलने से थोड़ा सा उनकी छवि कुछ ऐसी बन चुकी है। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं एक चीज समझ रहा हूं, जहां तक हम देख रहे हैं इस चीज को, कि बिहार विधानसभा का चुनाव फिलहाल तो तय समय पर होता ही दिख रहा है मुझे, अगले साल 2025 के लास्ट में, नंबर 1। और नीतीश कुमार के अब पाला बदल की कोई संभावना मैं दूर दूर तक नहीं देख रहा हूं, क्योंकि वो राजनीति के अंतिम पायदान पर खड़े हो चुके हैं। स्वास्थ्य और मानसिक कारणों से भी वो बहुत ज्यादा पहले की तरह फिट नहीं है। और ये सब देखते हुए, और ऐसे भी केंद्र में अगले 5 साल के लिए भाजपा एनडीए की सरकार बन चुकी है, तो अब ऐसे में फिर से पाला बदल के अपनी फजीहत कराना, वापस आरजेडी इंडी गठबंधन में आकर, मुझे इन बातों में कोई दम नहीं दिखाई देता है। इसलिए लगता है कि अपने बचे हुए राजनीतिक कैरियर की आखिरी पारी नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहकर खेलेंगे और बिहार विधानसभा का चुनाव नियत समय पर ही हो। जी मनीष चांद जी, क्या दिल्ली में हलचल है भाई? आप जहां दिल्ली में हैं वहीं हलचल तेज हो गई है। मतलब हलचल तो कहीं नहीं जाए। दर्शकों को नमस्कार। और हलचल तो नीतीश जी इतने मतलब वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हो गए हैं और उनको अब तो अपराजय जैसा है कि उनको कोई हरा नहीं सकता है, अपराजय जैसा है। तो पाला बदलने की जहाँ तक बात है, हमको लगता है कि विधानसभा चुनाव जब हो रहे हैं, सारे 2-3 स्टेट में हो रहे हैं, तो उसका रुख देखने के बाद ही कुछ डिसीजन लगे। नीतीश कुमार की इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, किधर जाएंगे, किधर रहेंगे, किधर नहीं जाएंगे। और उनकी अंतिम पारी नहीं है, उनके लिए कोई चीज अंतिम नहीं है। वो जहाँ से मतलब करते हैं नीतीश कुमार, मैं जहाँ तक उनको स्टडी हुआ हूँ, वो नया शुरुआत करते हैं, उनका अंतिम कुछ नहीं होता है, वो नया ही शुरुआत करते हैं अपने से। तो हरियाणा का चुनाव है, कई जगहों पे उपचुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, उसके रिजल्ट आए बिना ये इस तरह की अफवाह है तो नहीं हमको लगता है कि इसमें कुछ होने आने वाला है। लेकिन अगर ये मार्च के बाद तक ये टल जाता है, चुनाव की शुरुआत है, मार्च तक अगर कुछ नहीं होता है, राजनीतिक परिवर्तन नहीं होता है, तो चुनाव अपने समय पे ही होंगे। ये पाला बदल लेंगे या फिर विधानसभा का चुनाव उस समय से पहले अब चाहते हैं, तो कुछ मतलब है नहीं, आज हो या अगले नवंबर अक्टूबर में हो 25 में, कोई फर्क तो पड़ता दिख नहीं रहा। देखिए, जो जिसको पाला बदलना या पलटी मारना कर, उसको हम अब जो उसको देखते हैं नीतीश कुमार के राजनीतिक रणनीति के तहत देखते हैं। नीतीश कुमार हमेशा इस तरह का माहौल बनाए रहते हैं कि हम उधर भी जा सकते हैं, ताकि जिसके साथ हैं उसको दबाव में रखा जा सके। और चूंकि पॉलिटिक्स के तो माहिर खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार। क्योंकि दूसरा पक्ष हमेशा उनके स्वागत के लिए तैयार रह रहा है, इसलिए उनके लिए और सकारात्मक स्थिति हो जा रही है। और मैं मनीष जी की इस बात से सहमत हूं कि अभी जो
हरियाणा का चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड का रिजल्ट आएगा, उसके बाद भी बिहार की राजनीति पर बहुत प्रभाव पड़ेगा इन चुनाव का रिजल्ट क्या रहता है। अगर मान लीजिए हरियाणा भाजपा हारती है या पीछे रहती है या महाराष्ट्र में भाजपा कमजोर होती है तो नीतीश कुमार के लिए और प्लस पॉइंट हो जाएगा। देखिए, गठबंधन की राजनीति में सबसे बड़ी बात है कि जो साथ रहता है वो भी आपके साथ एक खेल खेलता है, और जो बिहार की राजनीति है जिसमें नीतीश कुमार हमेशा साथ रहे हैं, तो ये बड़े भाई का दावा हमेशा ठोकते रहे हैं, जो दावा इनका 2020 के चुनाव में कमजोर हो गया था, लेकिन 2024 के उप लोकसभा चुनाव के बाद फिर वे पुराने फॉर्म में है और ये दावा लगातार अब मजबूत हो रहा है। अगर भाजपा और कमजोर होती है, जैसे भाजपा कमजोर हो चाहे ना हो, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मोदी साहब की राजनीति अब ढलान पर, नरेंद्र मोदी जी ने अपना क्लाइमेक्स देख लिया है, अब वो ढलान पर है, तो इसका फायदा भी नीतीश कुमार उठाना चाहते हैं, क्योंकि मूल रूप से वे नरेंद्र मोदी की राजनीति से कभी सहमत नहीं रहे थे, वो जो थे वो मजबूरी में इनके साथ हैं, लेकिन नीतीश, अगर नरेंद्र मोदी भाजपा में कमजोर होंगे। नीतीश कुमार के सबसे चहेते अगर कोई हैं तो हैं तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार को पता है कि मेरा भविष्य भाजपा के भीतर नहीं है। ललन सिंह जो हैं वो सांसद हैं, दूसरी तरफ जो अशोक चौधरी हैं, हाल फिलहाल के एक दो बिंदुओं पे जो राजनीतिक मनमुटाव हुआ अभी वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं बिहार के भीतर सामने प्रकाश पीछे अंधकार देख रहा हूं। तेजस्वी कैसे उनके प्रिय हैं? चचा भतीजा में फिर दोस्ती हो रही है क्या? चूंकि नीतीश कुमार के प्रथम प्रिय अगर कोई है तो जदयू के भीतर है, और द्वितीय कोई प्रथम प्रिय है तो वो तेजस्वी यादव हैं। भाजपा के भीतर नीतीश कुमार का द्वितीय प्रथम प्रिय नहीं है, इसीलिए वो एक खड़ा करके रखे हैं कि मैं अगर नहीं तो फिर तेजस्वी आ जाएगा, इसलिए मुझको समर्थन करो। बिल्कुल, आपने एक तरीके से मेरे सही बात को आपने खड़ा किया है। मुझे तो कम से कम राजनीति में कौन किसका प्रिय है अप्रिय है नहीं लगता है, और नीतीश कुमार के दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हम चाहे भाजपा के साथ रहें या आरजेडी के साथ रहें, मुख्यमंत्री हम ही को रहना है। ऐसा बार बार हो भी चुका है। और रही बात मौजूदा परिदृश्य में, तो राजनीति प्रिय और अप्रिय की अवधारणा पर नहीं चलती है, समीकरणों की अवधारणा पर चलती है। और मौजूदा समीकरण एनडीए के पक्ष में है, दिल्ली से लेकर के बिहार तक। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अभी तेजस्वी पुराण छेड़कर या तेजस्वी का राग छेड़कर नीतीश कुमार कोई आफत अभी मोल लेना चाहेंगे अपनी सरकार के लिए, अपनी सरकार के वजूद के लिए। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उनके निगाह में अभी कोई प्रिय है या अप्रिय है। ये सब बात हमको बोगस लगता है। मैं आपकी बात की खंडन करता हूं। उपेंद्र जी, मैं आपको बता देता हूं कि इस विषय पे आप जो भी चर्चा करिए 2 अक्टूबर के बाद करिए, क्योंकि 2 अक्टूबर का जो संदर्भ है वो है प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर की जब राजनीतिक प्रारूप, राजनीतिक संगठन जब बनकर तैयार होगा तो 1 सप्ताह के भीतर ये स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार के भीतर भाजपा का प्रिय नीतीश कुमार हैं या प्रशांत किशोर। यहाँ पर इस फोरम पर उपेंद्र जी, मैं डे 1 से कह रहा हूं कि 3 फोर्स हैं बिहार में, आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू। क्लियर बात है कि 2 जिधर जाएंगे उनकी सरकार बनेगी। मैंने पीके इसमें बहुत ज्यादा कोई, हाँ, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है। आरजेडी के साथ जेडीयू जाएगा तो उन दोनों का सरकार बनेगा, जेडीयू बीजेपी के साथ रहेगा तो इसकी सरकार बन जाएगी। तो यही समीकरण है और यही समीकरण अभी चलेगा बिहार में। भविष्य भी यही। और प्रशांत किशोर और कोई फैक्टर उक्टर नहीं है बिहार में। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि 243 सीट पर मैं लड़ूंगा, 130-35 भी अगर मैं आ गया तो समझूंगा कि मैं हार गया। इतना वो बिहार के आनंद मोहन के नया संस्करण है। वो आनंद मोहन के नया संस्करण है। बकते बहुत ज्यादा हैं, अब बकते हैं तो बहुत बकते हैं। तो बकने से राजनीति नहीं होती है। जमीनी वास्तविकता को परख के जो नेता आगे बढ़ता है वो राजनीति में कामयाब होता है। इसलिए प्रशांत किशोर को मुझे नहीं लगता है कि कोई नोटिस ले रहा है बहुत ज्यादा सरजमीन पर, धरातल पर। मैं ये भी बात डे 1 से कह रहा हूं।
फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर